CPC Order 7 Rule 11 Rejection of Plaint. I self Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today I shall inform to you about Order 7 Rule 11 Rejection of Plaint. पहला मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बना देता हूं। जो व्यक्ति कोर्ट में रिलीफ लेने के लिए जाता है, प्लेंट डालता है, उसे प्लेंटिव कहते हैं। और अदर पार्टी जिस पर केस डाला जाता है उसे डिफेंडेंट कहते हैं। जो रूल 11 ऑर्डर 7 की एप्लीकेशन है वो हमेशा डिफेंडेंट का वकील डालेगा, यानी कि अदर पार्टी का डालेगा। जो केस पा रहा है वो नहीं डालेगा। नंबर 1, काज ऑफ एक्शन, कार्रवाई का कारण। ए लीगल क्लेम that plaintiff can bring against defendant just like any loss, any damage or any injury does not disclose any cause or action, the court will reject without any notice. The plaintiff would not be entitled to any relief. इसका मतलब ये है जो डिफेंडेंट है, जो प्लेंटिव है, जो केस डाल रहा है, उसको काज ऑफ एक्शन प्लेंट में बताना पड़ेगा। वो क्या रिलीफ चाहता है कोर्ट से, उसका क्या लॉस हुआ है, क्या डैमेज हुआ है, उसको क्या उसकी इंजरी हुई है, ये अपनी प्लेंट में उसको डालना पड़ेगा। प्लेंट मीन वो डॉक्यूमेंट जो कोर्ट में सबमिट होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता, काज ऑफ एक्शन प्लेंट में नहीं डालता, तो कोर्ट उसकी ਜਿਹੜੀ है प्लेंट वो बिना किसी नोटिस से वो रिजेक्ट कर देगी और उसको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। सेकंड, वेयर द रिलीफ क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ इज अंडर वैल्यू नॉट ट्रू वैल्यू, द प्लेंट विल बी रिजेक्टेड। जो उसका मुलांकन है, जो उसकी वैल्यू है, वो प्लेंटिफ को सही बतानी पड़ेगी, नहीं तो उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। थर्ड, if plaintiff fail to pay the requisite court fees, plaint will be rejected. जेकर प्लेंटिफ जिसने केस डाला है वो रिक्विजिट फीस, जो कोर्ट की फीस है, वही नहीं अदा करता, तो उसका केस रिजेक्ट हो जाएगा, हो सकता है। नंबर 4, वेयर सूट इज बार्ड बाय लॉ, जहां कानून केस को डालने की अनुमति नहीं देता, उसके बारे में बताता हूं। नंबर 1, सेक्शन 11 CPC रेस जुडिकाटा, ए लीगल क्लेम नॉट ब्रिंग अगेन एनी। सेक्शन 11 CPC का रेस जुडिकाटा ये बताता है भी हम केस बार बार नहीं डाल सकते। वही टाइटल है, वही काज ऑफ एक्शन है, वही पार्टी है, और केस घुमा के दोबारा पा देते हैं। अगर वो होएगा तो केस रिजेक्ट होएगा, बार बार केस नहीं डाल सकते हम। नंबर 2, इन केस ए लीगल क्लेम अगेंस्ट गवर्नमेंट, सेक्शन 80 CPC नोट मस्ट द सेम विल बी फॉर 2 months। अगर प्लेंटिव का क्लेम गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, भावे वो सेंटर हो भावे स्टेट हो, तो उसे 80 CPC का नोटिस मस्ट देना पड़ेगा। 2 महीने के लिए होता है। जेकर ऐसा नहीं करता तो उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है। नंबर 3, द लीगल क्लेम अंडर लिमिटेशन एक्ट 1963, प्लेंटिव को लिमिटेशन एक्ट 1963 का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार जो सीमा दी गई है, जो हद दी गई है, जो लिमिटेशन गई है, उसके बारे में ही उसके ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल सूट रिलेटेड टू अकाउंट, अगर जेड़ा सूट है, मुकदमा है, वो किसी अकाउंट के बारे में संबंधित है, तो उसकी लाइफ 3 साल होएगी। ऐसा नहीं हो 5 साल बाद आ जाएगा, 3 साल के भीतर ही डालेगा। ऐसे ही कोई कॉन्ट्रैक्ट है, 6 के 3 के बारे में बात करते हैं,
सेक्शन 6 है इसका 6 सब क्लास 2A एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। अगर किसी व्यक्ति को प्रॉपर्टी उसको कब्जा ले लिया है किसी ने नजायज, तो वो 6 महीने के अंदर अंदर वो केस डालेगा। ऐसा नहीं हो 5 साल बाद आएगा। अगर वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत बेनिफिट चाहता है तो विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर वो केस डालेगा। ऐसे ही इसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 63 का सेक्शन 6 सब क्लास 2B नोट अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसका मतलब ये अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस डालना है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में, तो वो केस गवर्नमेंट के केस नहीं चल सकता, आपका केस प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, वेयर प्लेंट इज नॉट डुप्लीकेट। इसका मतलब ये है जो प्लंटिफ कोर्ट में केस डाल रहा है वो अगेंस्ट पार्टी जड़ी खड़ी है, अपोजिट पार्टी है, उसको भी प्लेंट की कॉपी देगा। ये अपोजिट पार्टी 5 हैं 10 हैं 20 हैं जितने भी हैं उतनी ही कॉपी उनको देनी पड़ेगी जब वो कोर्ट में केस सबमिट करेगा, वरना उसका प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, वेयर देयर इज नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजन रूल 9 CPC। यहां ये बता रहा है कि CPC का रूल 9 की भी कंप्लायंस करनी पड़ेगी। CPC 9 क्या कहता है? The court shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature where the plaintiff failed to comply with the provision of Rule 9 CPC, the plaintiff will be rejected. CPC रूल 9 हमारे को ये बता रहा है प्लंटिव सिर्फ सिविल नेचर की ही बात कर सकता है। वो जी प्लेंट है वो सिविल नेचर की होएगी। ऐसा नहीं होएगा वो क्रिमिनल एक्टिविटी भी इसमें शो करेगा, ऐसा नहीं होएगा रेवेन्यू एक्टिविटी इसमें शो करेगा, ऐसा नहीं है फैमिली डिस्प्यूट भी इसमें डालेगा। नो, ओनली फॉर सिविल नेचर होना चाहिए, वरना उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, द रीडिंग ऑफ ए प्लेंट शेल बी मीनिंगफुल रेलिवेंट फैक्ट और मस्ट बी क्लियर ड्राफ्टिंग। यहां ये बतलाया जा रहा है कि जो प्लीडिंग है वो रेलिवेंट फैक्ट होने चाहिए, जो मुद्दा है उसके साथ रेलिवेंट उसके साथ संबंधित होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं और कहानी पर डाल दी, उसमें मीनिंगफुल होना चाहिए और क्लियर ड्राफ्टिंग जड़ी है प्लेंट की वो क्लियर होनी चाहिए, वरना ये ऑर्डर 7 का रूल 11 में रिजेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, ए पार्ट ऑफ प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। इसका मतलब ये है कभी भी प्लेंट पार्ट में रिजेक्ट नहीं होएगा। मतलब 15 पैरे हैं उसमें से 3 रिजेक्ट हो गए, 12 एक्सेप्ट हो गए, या 12 हैं 2 रिजेक्ट हो गए, 10 एक्सेप्ट हो गए, ऐसा नहीं होएगा। पूरी की पूरी कंप्लेंट पूरी की पूरी अपना प्लेंट वो रिजेक्ट होएगी, पार्ट में नहीं होएगी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑर्डर 7 रूल 11 का ऑब्जेक्ट क्या है? The object of such powers conferred on the court is to reduce the menace of same and meaningless litigation। इसका मतलब ये है, ये ताब कानून का इसका मतलब 7-11 का मतलब ये है कि जिड़ा हमारा प्लेंट है वो अर्थहीन मुकदमेबाजी ना हो, उसको कोई मतलब ही नहीं कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहा है, ऐसे ना हो, धोखे का खतरा ना हो उसमें, ऐसा ना हो उसमें धोखे की बातें डाल दियो ना, वो साफ है क्लियर होए ताकि कोर्ट का टाइम बर्बाद ना होए और जस्टिस इन टाइम मिले। थैंक यू। ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, like and share my video. Okay, thank you.